हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण। प्राचीन काल से ही मनुष्य प्रकृति जनित रेशों से वस्त्र निर्माण का कार्य लेता रहा है। वह अपने जो पुराना टाइम था तब से ही मानव जो आपकी प्रकृति होती है उससे अपना सारा वस्त्र निर्माण लेता रहा है, जैसे पशुओं से और आपके कीट पतंगों से कलर्स लेना और अपने जो भेड़ आदि होती हैं उनसे ऊन लेना, वुलन लेना, उनसे रेशम के कीड़े पालकर उनसे रेशम प्राप्त करना। तो अपने पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है कि जो आपका वस्त्र है वो आपकी प्रकृति से ही लेता आ रहा है। इन प्राकृतिक दंत रेशों का मूल स्रोत प्रकृति ही है। इनमें से कुछ प्राकृतिक तंतु पेड़ से, कुछ जानवरों से तथा कुछ कीड़े मकोड़ों आदि से प्राप्त किए जाते हैं। प्रकृति जनित इन रेशों का उपयोग वस्त्र निर्माण हेतु सर्वोत्तम होता है, वस्त्र के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इन वस्त्रों की लोकप्रियता व उपयोगिता के कारण इनके वस्त्र आज भी उतने ही प्रचलन में है। आज के टाइम में भी आपने देखा होगा कि लेदर्स की जो जैकेट्स होती हैं वो लोग पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। रेशम की जो साड़ी है वो भी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपका। तो आज के टाइम में भी आपके जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वस्त्र वो आज भी प्रचलन में बहुत ज़्यादा हैं। वस्त्र निर्माण काल उत्तरोत्तर प्रगति करती है, अतः प्राकृतिक प्रदन रेशों की आकृति अन्य रेशों की वस्त्र निर्माण हेतु आवश्यकता अनुभव की जाने लगी, क्योंकि प्रकृति जैन रेशम काफ़ी कम व सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन आदि का प्रयोग करके रासायनिक विधियों द्वारा संश्लेषित वस्त्र निर्माण किए गए हैं। आपके संश्लेषित वस्त्र भी तैयार किए गए हैं, जैसे आपका रियोन हो गया वो अपने मानव ने निर्मित किया है। इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आदि से रासायनिक विधियों के द्वारा कपड़ा बनाया गया है, उनको बोलते हैं संश्लेषित वस्त्र। इन संश्लेषित वस्त्रों को प्राकृतिक तंतुओं के गुण के समान ही गुणशाली बनाया गया है। जैसे आपका प्राकृतिक फैब्रिक, हमें प्राकृतिक से अच्छा फैब्रिक मिलता है, वैसे ही इनसे भी रासायनिक क्रिया से जो फैब्रिक्स हमारे बनाए गए हैं उनमें भी काफ़ी जान डाली गई है, उनको भी पहनने योग्य बनाया गया है प्राकृतिक वस्त्रों के जैसे ही। सन 1960 से पूर्व तंतुओं के वर्गीकरण को लेकर वस्त्र उद्योग में बड़ी कठिनाई होती थी। निर्माता अपने तंतुओं को विभिन्न व्यापारिक नाम देते थे, इससे तंतुओं की पहचान में कठिनाई उत्पन्न होती थी। अतः 3 मार्च 1960 से संयुक्त राज्य कांग्रेस ने वस्त्र तंतु उत्पादन पहचान अधिनियम बनाए, जो कि प्रभावी हो गए। इसके अनुसार सभी वस्त्र के लेबलों पर 5% से अधिक मात्रा वाले तंतुओं का नाम तथा प्रकार का उल्लेख होने लगा। उनको कपड़े को पहचानने में काफ़ी दिक्कत आती थी, लेकिन कांग्रेस ने जो कराया है उसने क्या किया, उसका जो लेबल होता है लेबल के ऊपर 5% से अधिक वस्त्रों वाले लेबल्स के ऊपर लिख देते हैं कि ये रियोन है, ये कॉटन है, ये आपका सिल्क है, कुछ भी है तो ये लिख देते हैं। तो अब कठिनाई नहीं होती है उसको देखने में, बंदा देखता है उसको पहचानता है, एकदम से उसको खरीदने की कोशिश करता है, बंदे को पता चल जाता है कि हाँ आपका कौन सा फैब्रिक है। कुछ तंतुओं जैसे ऊन, रेशम, कपास और लिनन प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त होते हैं और उनमें यह विशेषताएं होती हैं कि वस्त्र बनाने हेतु उनका उपयोग किया जा सके। विज्ञान की सहायता से मनुष्य इन योग्य हो सका है कि वह नए तंतुओं का उत्पादन करे, इसलिए हम आज प्राकृतिक तंतुओं के साथ संश्लेषित या मानव निर्मित तंतु भी पाते हैं। जैसे कि आपका प्राकृतिक तंतु होते हैं, वैसे ही आपके संश्लेषित तंतु जो मानव ने निर्मित किए गए हैं, जो मानव ने अपनी रासायनिक प्रक्रिया से निर्मित किए गए तंतु हैं, वो भी आज के टाइम में काफ़ी उपयोग में लाने लगे हैं। प्राणजीव, वनस्पति और खनिज तंतु, संश्लेषित तंतुओं को उनके रासायनिक स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है।
वस्तु तंतुओं का प्राकृतिक और संश्लेषित तंतुओं के रूप में वर्गीकरण में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि कोई भी प्राकृतिक वस्त्र तंतु नहीं होता, वरन केवल प्राकृतिक तंतु होते हैं और मानव वस्त्र उद्योग में उपयोग हेतु इनका चयन करता है। वह कहते हैं कि मनुष्य द्वारा चयन किए गए यह तंतु प्राकृतिक द्वारा अन्य उद्देश्यों हेतु उत्पत्ति किए जाते हैं, जबकि मनुष्य उनकी नस्ल सुधार करके और विशेष देखरेख करके वह निर्माण हेतु उपयोग में लाता है। उदाहरण बालों वाला ऊन, कोट भेड़ों और अन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु उनके शरीर में पाया जाता है। कैटरपिलर रेशम का धागा अपने शरीर के ऊपर एक आवरण या ककून निर्मित करके ही बुनता है ताकि वह उसके अंदर कीड़े की परिवर्तित हो सके। कापोक और दूब वाली घास बीज के वाहक के रूप में प्राकृतिक में उपयोगी होते हैं। कपास के लिए यह माना जाता है कि वह बीजों को शुष्क होने से बचाता है। वास्ट और पत्तियों वाले तंतु पौधों के ढांचे के भाग को बनाता है और उन्हें दृढ़ता प्रदान करता है। ASTM ने 100 विभिन्न प्राकृतिक तंतुओं की सूची बनाई है। यद्यपि आज इसमें से 20 से कम तंतुओं उद्योग, घरेलू और परिधान के उपयोग में हेतु वस्त्र निर्माण में उपयोग में लाए जाते हैं। इनमें से प्रचलित तंतु है कपास, जूट, रियान, ऊठ, एसीटेट, अन्य संश्लेषित तंतु, फ्लेक्स और रेशम। करीब 100 वर्ष पूर्व मानव ने सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग में उपयोग हेतु तंतु बनाए। सर्वप्रथम प्राकृतिक तंतु रेशम, जो कि सबसे महंगा होता है। रेशम आज भी बहुत कॉस्टली आता है। जो आपका प्योर रेशम होता है बहुत कॉस्टली होता है। उसकी जो नकल है वो तो काफ़ी आपको मिल जाती है सस्ते में, लेकिन रेशम बहुत अच्छा फैब्रिक है, तो वो आज भी बहुत कॉस्टली है, पहले से ही चला आ रहा है। और विशिष्ट गुणों वाला तंतु है। इसकी अनुकृति हेतु तंतु बनाया गया और नाम दिया गया कृत्रिम रेशम। इसके ही जैसा एक रेशम बनाया गया है। डुप्लीकेट जो रेशम होता है थोड़ा उससे थोड़ा अच्छा नहीं होता है, मतलब जो प्योर रेशम होता है तो बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक रेशम और बनाया गया, उसका नाम है कृत्रिम रेशम। बाद में इसे रियोन कहा गया, कुछ टाइम बाद इसको रियोन भी नाम दिया गया है। नए तंतुओं के उत्पादन में, जो कि पूर्णतः रासायनिक विधियों द्वारा कच्चे पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं। क्योंकि बाद में ऐसे कोई स्नोप्रद शब्द प्राप्त नहीं हो सके जो कि संश्लेषित और मानव निर्मित तंतुओं के अलग कर सके, अतः बाद में विस्तृत रूप से इस शब्द को सभी ऐसे तंतुओं के लिए स्वीकार किया जाने लगा जो कि प्रकृति में उनमें तैयार रूप से प्राप्त नहीं होते। प्रत्येक तंतु चाहे प्राकृतिक हो या संश्लेषित, उच्च पैमिलियर या परमाणुओं की विशाल श्रृंखला से बनाए होते हैं, जो कि अक्ष से कम या अधिक समांतर रूप से क्रमबद्ध होते हैं। धागे के महत्वपूर्ण विशेषताओं उनके तंतुओं की लंबाई, आकृति, ऐंठन और रासायनिक विशेषताओं पर निर्भर करती है। इन विशेषताओं में एक सामान्य इकाई की विशेषताएं भी सम्मिलित होती हैं जो कि परमाणुओं की श्रृंखला बनाती हैं। साथ ही वह विशेषताएं भी सम्मिलित होती हैं जो कि एक इकाई को श्रृंखला के आबद्ध करती है और श्रृंखला समूह में आबद्ध करती है। रेशेदार पदार्थ में 2 मुख्य वर्ग होते हैं, प्रोटीन और कार्बोज। प्रोटीन तंतु का व्यवहार मुख्य अमीनो समूह की अवस्था के कारण होता है। अमीनो समूह की आधारीय प्रकृति कार्बो समूह जो कि तंतुओं में उपस्थित रहता है, यह अम्लीय विशेषताओं पर प्रक्रिया करता है। सेलुलोज तंतुओं का रासायनिक व्यवहार सेलुलोज इकाई व उनके साथ समूह की उपस्थिति में निर्भर करता है। ये था हमारा आज का टॉपिक गर्ल्स। आई होप सो आपको टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।